नमस्कार दोस्तों, हम सब चिंता में हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा। वहां नरेंद्र मोदी की चलेगी या योगी की चलेगी। हम इस बात की चिंता में हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कैसे क्या गणित बैठेगा। हम इस चिंता में हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी और दूसरा सब क्या करेंगे। लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमारे देश के इर्द गिर्द इसी स्थिति में बुरे हालात बन रहे हैं। आपको यह जानना होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में चुनाव में बिजी हैं, दूसरी और जश्न में बिजी हैं, अपनी वाहवाही में बिजी हैं, उसी वक्त में हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम बड़े फैसले हो रहे हैं देश दुनिया में। एक तरफ हम सब जानते हैं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में, और इस युद्ध में आप एक बात समझ सकते हैं कि इस युद्ध में 1 महीना हो गया है आज, और 1 महीने बाद भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पाया है। हालांकि यूक्रेन के 1 करोड़ लोगों ने करीब करीब वहां से पलायन किया है, लेकिन यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की जनता के अलावा उनकी सेना, उनके राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे तमाम सारे लोग लड़ाई में बिल्कुल लगे हुए हैं, जी जान से जुटे हुए हैं। और दुनिया के तमाम देश, तमाम क्या लगभग सभी देश जो है यूक्रेन के साथ आज खड़े हैं, उसके प्रति समर्थन है, और इससे तमाम आर्थिक नीतियों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो स्थिति ये है, और ऐसी स्थिति में भारत अलग थलग सा पड़ गया है, क्योंकि भारत कोई स्टैंड नहीं ले पाया। ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तटस्थता वाली नीति पर चल पाया कि जिसके बूते वो दोनों से अपने फायदे उठाने की स्थिति में होता, और ना ही वह रसिया के साथ खुल के आ पाया और ना ही अमेरिका के साथ जा पाया। रूस के साथ आज की डेट में जाने का मतलब नुकसान था, क्योंकि दुनिया के बाकी सारे देश उसके खिलाफ थे। सिर्फ रूस के साथ कौन खड़े, जो भारत के दुश्मन देश हैं। तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि हमें, लेकिन भारत की 3 जो मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां इतनी बड़ी नहीं है कि भारत उनको बदल नहीं सकता था। एक तो भारत का रूस के साथ में सैन्य समझौता है, और सैन्य हथियार भारत खरीदता है, भारत उसका ग्राहक है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश जो है अपने ग्राहक को जो है निराश नहीं करता है। तो एक तो स्थिति ये है, इसलिए ही वो आज रूस से कोई भी तेल या दूसरी चीजें खरीदने को तैयार नहीं है, तब वो रूस भारत को बेचने को तैयार है, पहले उतना देने को तैयार नहीं था। तो आप समझिए। तीसरी चीज ये है कि रूस जो है भारत के सबसे ज्यादा भौगोलिक जो कम दूरी पर है, और ऐसी स्थिति में जो इस क्षेत्र में नियंत्रण के लिए है, तो रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बीच में जो देश हैं वो सभी दुश्मन देश हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस जो फायदा दे सकता है वो भी नहीं उतना भौगोलिक रूप से दे पाएगा। तीसरी चीज ये है कि हमारा वो परंपरागत मित्र रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से हम सोचते हैं कि वो चीन को काबू करने में और दूसरी चीजों में पाकिस्तान को काबू करने में हमारी मदद करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन दोनों उसके साथ खड़े हैं। तो आप समझिए, वो चीन के भी खिलाफ नहीं बोलेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं बोलेगा, तो भारत को उसका भी फायदा नहीं होना। वहीं जो आज सबसे बड़ा भारत के लिए खतरनाक हुआ है वो ये हुआ है, चीन ने एक बड़ी तैयारी कर ली है कि CPEC जो प्रोजेक्ट है चीन का, उस चीन में उसने अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, और अफगानिस्तान के साथ में उसका समझौता हो गया है और ऐलान हो गया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को वहां पर भी मंजूरी दिला दी है। तो मतलब अब चीन अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक भारत की पूरी सीमा पर अपने रोड नेटवर्क के जरिए सारा एक कॉरिडोर खड़ा कर देगा, और इसके लिए उसने जो काम किए हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान के शामिल होने का स्वागत करते हुए चीन ने उसको कहा है कि जिस तरह से स्थिति हुई, कल यह समझौता हुआ है, तो चीन के विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अब अफगानिस्तान तक किया जाएगा। और यह सरप्राइज विजिट रही चीन के विदेश मंत्री की
कहां पर? अफगानिस्तान में अचानक पहुंचे और यह समझौता हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि अब इसके जरिए हमारे बहुत ज्यादा मजबूत राजनयिक और दूसरे रिश्ते होंगे। तो आप समझिए, इसमें खनन सेक्टर से लेकर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट तक की सारी बातें शामिल हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गई हैं और इससे ये उम्मीद जताई जा रही कि अब चीन ने भारत को चहुं ओर घेर लिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है वो ये है कि यह रोड पाक अधिकृत, जिसे हम आजाद कश्मीर भी कहते हैं और भारत मानता है कि वो हमारा हिस्सा है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं उधर जा रहा है। तो आप समझिए उसके अंदर से निकल करके चीन की वो रोड जाएगी जो भारत को कमजोर करेगी और चीन के और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के उस रास्ते तक इस रोड नेटवर्क के बनने से जो अलगाववादी हैं, चीन जो कश्मीर में समस्या पैदा करने वाले हैं और आतंक पैदा करने वाले हैं, उन लोगों के लिए रास्ता और असलहे सुलभ होना बड़ा आसान हो जाएगा। हमने देखा है कि गालवान में जिस तरीके से चीन ने हमारे साथ किया और हमारे 21 सैनिक मार डाले और दूसरी बहुत सारी चीजें हुई, हमारी त्रासदी हुई और उसने अपनी सीमाएं लांघते हुए हमारी बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया इस कोविड के दौरान में 2020 में, और उस पर आज तक हमारी वार्ता चल रही है, लेकिन स्थितियां यथावत नहीं हो पाई हैं। तो आज समझिए कि यह हमारे लिए और भी बड़े खतरे का संकेत है कि अब हम यूं घिरते जा रहे हैं और आपको इसका पूरा गणित समझना पड़ेगा कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या है। वांग यी ने कहा कि चीन की कोशिश है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाया जाए और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ा दिया जाए। इस दौरान चीन ने उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान किसी ऐसी ताकत को जगह नहीं दी जाएगी जो पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा सके। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बातें क्या कर रहे हैं और किस ढंग से घुमा रहे हैं। आप समझिए, अफगानिस्तान पर तालिबान ने जब कब्जा जमा लिया है उसके बाद ये पहला मौका है कि दुनिया का कोई बड़ा देश, उसका राजनयिक वहां के दौरे पर गया है। ये भारत के लिए अथाह चिंता का विषय है। भारत और चीन के बीच में आक्साई चीन को लेकर 1962 में युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें चीन ने भारत को शिकस्त दी थी और फिर समझौते के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हम जो है भूभाग की जो सीमा है सभी अपने अपने क्षेत्र में लौटेंगे और हम उसको तय करेंगे। तो मैकमोहन रेखा से लेकर के और तमाम सारी चीजों को जो वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा गया, यह अक्साई चीन लद्दाख से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के विवादित मैकमोहन रेखा तक जाती है। तो आप समझिए कि क्या खेल हो रहा है। भारत ने लेकिन उसके बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1967 में 1967 में इंदिरा गांधी ने चीन के नाथुला में एक मतलब बड़ा हमला किया और चीन के सैनिकों को मार भगाया था और चीन के उस जो नियंत्रण रेखा है उससे हम आगे बढ़ करके हमने चीन की भूमि पर उस पर कब्जा जमाया था। तो आप समझिए कि यह स्थिति है। उसके 2 साल पहले जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और उसमें भी जो हालात जो नाजुक थे वो भी भारत ने काबू कर लिए थे 1967 में इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में, जब भारत की राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके से ड्रामा कर रही थी, किस तरीके से 7 राज्यों में कांग्रेस हारी थी, उस स्थिति में इंदिरा गांधी ने यह काम किया था। तो आप समझिए, और आप देखिए जिस तरह की स्थिति है पूरी, चाहे 1950 से 70 के बीच में जो ताइवान और दूसरी चीजें रही हो, सब चीजें बिल्कुल सामान्य चल रही थी। उसके बाद में चाइना की हिम्मत नहीं हुई थी भारत के कहीं किसी इलाके में घुसपैठ कर पाने की, लेकिन 2017 में उसने डोकलाम तक रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत ने इसका विरोध किया, सब कुछ किया और बाद में समझौता हुआ और समझौते के बाद में क्या हुआ कि चीन ने कहा कुछ किया कुछ, जैसा उसका चरित्र है, और उसने डोकलाम तक अब सड़क बना ली है, बस छोटा सा रूट चेंज किया है। तो जब उसने रोड बना ली है तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि डोकलाम तक रोड बन चुकी है। उसने तमाम सारे हमारे इलाकों में
कब्जा कर लिया है। 1.5-2 महीने के अंदर भारत के तमाम जगह पर चीन के सैन्य गतिरोध पर जो पूर्ण विराम लगा था वो भी आगे बढ़ गया है। हस्ताक्षर किए थे उनका भी कोई मतलब नहीं है। और 2020 में गालवान घाटी में जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिस तरह से उसने हमारी भूमि को कब्जाया है। और इसके बाद में 2021 के जनवरी में दोनों के बीच मध्यस्थता हुई और तमाम सारी सैन्य दौड़ की बात हुई, राजनयिक बात हुई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। आप ये समझिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है ये बन के आज तैयार है। और चीन ने उत्तर पश्चिम स्वात क्षेत्र सीजियांग और ग्वादर बंदरगाह रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल गैस और सारे उसको सप्लाई करना सुनिश्चित किया है। कॉरिडोर ग्वादर से कासगर तक लगभग 2442 मतलब करीब 2500 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर अब अफगानिस्तान तक और पहुंच जाएगा। ये पीओके के गिलगित बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है 1950 में चीन ने की थी, लेकिन नहीं कर पाया था। आप समझिए, 2050 में की थी, लेकिन चीन का यह मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया था तब की सरकारों ने, और 2014 तक एक साकार नहीं हो सका। लेकिन 2014 के बाद फिर से इस पर उसने काम शुरू किया और आज उसका 2022 में आते आते पूरा होता दिख रहा है। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया, आज वो फिर उनका सिरे चढ़ रहा है। तो आप समझिए चीन चाहता क्या है। चीन की विस्तारवादी नीति है और वो मुकाबले के लिए एशिया में अपनी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होना चाहता है। उसका टारगेट कई मायनों में भारत भी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है और भारत को जो चीजें जरूरत है वो तमाम देशों से आती हैं और चीन भी उसमें सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है। लेकिन अब चीन चाहता है कि जो और भी देशों से आ रहा है वो रुक जाए, भारत आश्रित हो जाए। इसीलिए उसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। और आप देखिए किस तरह से चीन की जो कार्यशैली उसको समझिए, वो म्यांमार गया और वहां पर उसने किया और वहां पर तख्ता पलट करवा दिया और उसने अपने ढंग की सत्ता स्थापित करा दी। वो भूटान भी पहुंच गया, वहां भी समझौता कर लिया, उसने बांग्लादेश पहुंच गया, वहां भी समझौता कर लिया और श्रीलंका पहुंचा। अब आप देखिए श्रीलंका को आज उसने इतना आश्रित कर दिया है कि वहां के नागरिक रोटी खाने तक के लिए बेहाल हैं और अब वो फिर परेशान है। वहां की सरकार ने जो तमाम सारी चीजें ड्रामे किए थे, राष्ट्रवाद की बातें की थी, आज उन सब ड्रामों के चक्कर में वो देश बेहाल बर्बाद हो गया है। वहां के नागरिक भूखों मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो भारत सहित तमाम जगह अपनी शरण पाने जा रहे हैं। तो आप समझिए जब यह स्थिति हो तो हमें चिंता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि चीन वहां पर भी घुस गया है, वहां के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टों पर कब्जा कर लिया है और बहुत सारी चीजें। अब वो इतना कर्जदार है कि उसे चीन की ही सुननी पड़ेगी। तो आप ये समझिए चीन ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया है। चीन ने सोलोमन द्वीप के से भी एक सुरक्षा समझौता कर लिया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका खुलासा कर दिया और उसमें डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं। उनके आधार पर पता चला है गुप्त समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है काबिज होने की चीन की रणनीति के तहत है और इससे जो ऑस्ट्रेलियाई देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उन सब के लिए खतरा पैदा हो गया है। उसके साथ साथ भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि जो यूरोपीय कंट्रीज से जो हमारा रास्ता आता था वो रास्ता भी रुक जाएगा और वो चीन के इशारे पर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में हमें सोचना है कि हमारी सरकार क्या सिर्फ चुनाव लड़ती रहेगी, हमारी सरकार क्या सिर्फ राज्यों की सरकार, नगर निगम की सरकार, पंचायतों की सरकार बनाती रहेगी, इसी में ही बिजी रहेंगे हमारे नेता, या देश को बनाने, बिगाड़ने या क्या करने की सोच रहे हैं, इस पर बताएंगे। क्योंकि देश तो अब पूरे दुनिया में जिस तरह से अकेला पड़ा है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, ऐसी स्थिति में बर्बादी के रास्ते से हमें जाने से कोई नहीं रोक पा रहा है। इस पर इन सारे विषयों को समेटते हुए हम रात को 8 बजे आपके साथ और चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस राजनीति में हमारा देश आज बर्बादी की दिशा में जा रहा है। तो रात 8 बजे द प्रिंसिपल पर देखना मत भूलिएगा।
कि क्या होने जा रहा है और देश कैसे बर्बादी की राह पर जा रहा है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे रात 8 बजे।